नमस्कार, मैं श्री शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कार्नेशन फूल की खेती पर किसान का अनुभव। तसर रेशम कीट पालन करके कमाए अधिक आमदनी। किसान भाइयों, फूलों की खेती का अपना एक अलग ही महत्व है। फूलों की खेती करके बहुत से किसान अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान रजनीश ठाकुर से, जो कार्नेशन फूल की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। मैंने ये कार्नेशन लगाए थे, मैंने 25,000 प्लांट लगाया हुआ है और जो कि मैंने जनवरी महीने में लगाए थे, जो आजकल चले हुए हैं। और इसमें जब लगाए थे तो पहले तो इसमें बेड बनाए, गोबर खाद, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया और आपका 12-32-16 पोटाश, मैग्नीशियम, ये मिला के बेड बनाए, उसके बाद प्लांट लगाए। किसान भाइयों, कार्नेशन फूल की खेती से अधिक संख्या में फूलों की प्राप्ति के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। तो कार्नेशन फूल की स्टैंडर्ड किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे व्हाइट सिम, विलियम सिम, हार्वेस्ट मून, जेजे सिम। इसके अलावा कार्नेशन फूल की स्प्रे किस्में एक्स क्विजेट, गोल्डीलाक, सेम्स प्राइट, पीच डिलाइट इत्यादि हैं। आधा फुट इसके डिस्टेंस में, 4 इंच के डिस्टेंस में हम इसको लगाते हैं प्लांट को। ये जैसे कि ये ड्रिप इरिगेशन लगाया, ये हमने टैंक बनाए हुए हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर वाले, कुछ नरेगा से उसके थ्रू टैंक बनवाए हैं। इससे ये ड्रिप इरिगेशन, इसमें पानी सिंचाई हम ड्रिप से ही करते हैं, हाथ से नहीं करते। इसमें ये फोगर लगे, फोगर का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो दिन में इसको हम 10-15 मिनट चलाते हैं, उससे इसका टेम्परेचर ठीक आ जाता है। जब प्लांट लगाया उससे 20-25 दिन के बाद इसमें पिंचिंग बोलते हैं, इसको पिंचिंग करते हैं। ये पिंचिंग करेंगे तो इसमें 3-3, 4-4 शूट आएंगे ऊपर, 3-3, 4-4, एक पौधे में से 4 या 5 फूल आते हैं एक पौधे में से। उसके बाद इसमें छुपाई, जैसे खाद डाली, 19 डाल दी, 13-0-45 डाल दी, कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया और मतलब हफ्ते में एक बार हम इसमें खादें डालते हैं। और उसके बाद इसमें नेट डाला जी, ये नेट होता है, इसमें 3 नेट डालते हैं हम। वैसे तो 4 डालते हैं पर हमारी इतनी हाइट नहीं जाती है इसकी गर्मी के कारण, तो हम 3 ही नेट डालते हैं इसमें। और नेट के बाद अब ये इसमें स्प्रे कीटनाशक होगी और डाइथिन, वेबिस्टिन और कैल्शियम जैसे बायोजेम हो गया और आपका लियोसिन होगी, ये वाली दवाइयाँ करते हैं। कार्नेशन के फूलों से अधिक कमाई के लिए इसके फूलों की समय पर सही तरीके से तुड़ाई करने के साथ साथ अच्छी प्रकार से पैकिंग करना भी जरूरी होता है। तो किसान भाई इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। जब इस फूल को निकालते हैं तो हम इसको सीधा नहीं काटते, कटिंग तिरछी करते हैं और नीचे ये 2 ये होने चाहिए जिसमें से हम दोबारा भी फूल आ जाए, इस ढंग से काटना पड़ता है। और काटने के बाद इसमें हम सेप्टोसाइक्लिन, डाइथिन और वेबिस्टिन की स्प्रे करते हैं। और इसको जब फूल काटते हैं तो एक ब्रश कटिंग होती है, ब्रश कटिंग में ये हमारे को कटिंग करनी ही पड़ती है। जो यहाँ से भेजेंगे ब्रश कटिंग में तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल सही खिल जाएगा फूल। ये 20 फूल का एक बंच बनता है। इसमें रबड़, रेपर का इस्तेमाल होता है और इसको बढ़िया बना के 20-20 फूल का 12 फूल आगे लगते हैं इसमें और 8 फूल पीछे लगते हैं और फिर इसका बंच बनता है।
जब इसको हमारे मार्केट में भेजना होता है, दिल्ली या गाजीपुर हम इसको भेजते हैं, तो इसको हमारे को कटिंग करने बंच बनाने के बाद 6-7 घंटे पानी में रखना पड़ता है। अगर पानी में रख के फिर भेजेंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश रहता है वहां तक पहुंचते, अगर पानी में नहीं डालेंगे तो बिल्कुल नरम पड़ जाएगा, फिर ये वहां तक नहीं पहुंचेगा। और ये फूल हमने इसमें दूसरा ये कटिंग कर रहे हैं दूसरी बार, तो इसमें 30-40 बंच निकलते हैं अभी तो, अब फ्लैश अब चलेगा इसमें। और ये मार्केट में पिछला चलान तो हमारा 100-120 बिका, और जो आज का रेट बता रहे हैं 150-200 के करीब बता रहे हैं जी। अगर यही रेट रहा तो कम से कम इसमें हमारे 1000-1500 बंच निकल जाएंगे 25,000 प्लांट में, और ये 200 रुपये भी बिका तो 4-4.5 लाख का फूल हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान भाई अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कृषि से संबंधित व्यवसायों को अपनाना होगा। तसर रेशम कीट भी एक ऐसा ही सरल कृषि व्यवसाय है जो कि थोड़ी सी पूंजी और प्रशिक्षण लेकर किसान आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस व्यवसाय को घर की महिलाएं भी सरलता से कर सकती हैं। तो चलिए तसर रेशम कीट पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं तसर रेशम कीट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची के निदेशक डॉक्टर CM वाजपेयी से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तसर के उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्यों में एक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये मुख्य राज्य हैं जहां तसर का उत्पादन किया जाता है। खासकर छत्तीसगढ़ में हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं वो तसर से जुड़े हुए हैं और तसर के उत्पादन में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हैं। सिल्क अर्थात रेशम की सुंदरता को देखकर हर कोई देखता ही रह जाता है और खुद मर मिटकर रेशम को जन्म देने वाले कीट भी बेहद खास होते हैं। इनसे न केवल बेहतर रेशम मिलता है बल्कि ये युवाओं के लिए एक बेहतर करियर विकल्प भी देते हैं। रेशम का कीट पालन, उसकी देखरेख और उससे रेशम निर्माण की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। आज के युवाओं के लिए ये एक शानदार करियर विकल्प है और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रांची कई सुविधाएं किसानों को मुहैया करा रही है। तो इस संबंध में और भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड के जो यूनिट्स हैं अगल बगल में, जैसे चांपा में एक हमारा यूनिट है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो रेशम का विभाग है उनके भी ऑफिस आपके नज़दीक में उपलब्ध हैं। वहाँ से आप तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी फसल तसर की मिलेगी। राज्य सरकार सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसे में मौजूदा समय सिल्क इंडस्ट्री से जुड़ने की चाहत रखने वालों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। किसानों को कीट पालन से जोड़ने के लिए रेशम निदेशालय किसानों को नर्सरी लगाने, कीट पालन, बीजागार और धागा निर्माण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलवाने की दिशा में काफी काम कर रहा है ताकि इस उद्योग से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है तसर में हमारे यहाँ 2 मुख्य फसल होती हैं। उसमें से एक फसल जो है अभी जून जुलाई की जो है वो शुरू होने वाली है। तो मैं आज थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चूँकि ये फसल का पहला सीज़न शुरू हो रहा है तो आपको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, ये समय दो तरीके से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जिनको पौधारोपण करना है वो इस समय में पौधारोपण भी कर सकते हैं, और जिनके पास बगान या तसर के पेड़ पौधे जो अर्जुन आसन उपलब्ध हैं उन पे ये समय है तसर कीटवर्म का पालन करने का।
तो सबसे पहले जब आपको कीट पालन करना है तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो ये है कि आपको तसर के बीज मिलते हैं, बीज को लाकर सुरक्षित रखना है आपको। और जब बीज से जब कीड़े निकलने लगते हैं, स्फुटन होता है, कीड़े निकलने लगते हैं, तो उनको आपको अर्जुनी आसन के पौधों पर चढ़ाना पड़ता है। तो चूंकि ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं और इन पे वर्षा का, इन पे चींटी या अन्य छोटे छोटे कीड़ों का भी असर होता है, ये आपके फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये सुझाव होगा कि जब भी आपको ब्रशिंग करनी है या आपको जो कीड़े हैं वो पेड़ पे चढ़ाना है, उसके पहले जहाँ पे पेड़ पे चढ़ाना है आप पेड़ का सिलेक्शन अच्छी तरह से कर लें, चयन अच्छी तरह से कर लें। पत्तियाँ उसमें थोड़ी सी नाजुक होनी चाहिए। बहुत कड़े पत्ते पे अगर आप कीड़ों को चढ़ाएंगे तो कीड़े चूँकि बहुत छोटे हैं वो अच्छे से खा नहीं पाएंगे। तो पेड़ों को पहले जहाँ जितने भी पेड़ों पर आपको कीड़ों को चढ़ाना है आप उसकी बढ़िया से सफाई कर लें, अगल बगल सफाई कर लें, और उसके बाद पत्तियाँ जो पुरानी पत्तियाँ हैं उनको निकाल के फेंक दें। और जैसे ही कीड़े निकल के आते हैं आप उनको वहाँ पे आप छोटी छोटी पत्तियों पे सीधे ट्रांसफ़र कर दें, या उनको जिसको हम ब्रशिंग करते हैं वो कर दें। उसके बाद जब धीरे धीरे जैसे ये रेयरिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगी तो आपको हमेशा वहाँ आना है, आपको हमेशा ध्यान देना है। आपको देखना है कि पेड़ में पर्याप्त मात्रा में पत्तियाँ मौजूद हों, ताकि जब कीड़े थोड़े बड़े हो जाएं तो पत्तियां कम ना हो जाएं, वो भूखे ना रह जाएं। उसके पहले आपको दूसरे पेड़ों को तैयार कर लेना है जहाँ पे कि आप इनको सावधानी से आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कीड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थ रहेंगे तो वो आने वाले रोगों का भी अच्छी तरीके से सामना कर सकेंगे और आपको अच्छी फसल मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खरीफ मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए वर्तमान समय उचित चल रहा है, लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी संभव है जब इसकी खेती में खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो खरीफ भिंडी की उन्नतशील किस्में कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक तकनीक से खेती किस तरह करना है, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। वर्षाकालीन भिंडी के लिए की खेती के लिए सबसे बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है। और ये भिंडी हालांकि वर्ष में जनवरी के बाद फरवरी महीने से और आपके अक्टूबर तक कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये वर्षाकालीन भिंडी के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हमें सबसे पहले ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पानी नहीं भरता हो। सबसे पहले उसकी 2-3 जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें और खेत को इस तरह से विभाजित कर लें कि बाद में पानी लगाने या निदाई गुड़ाई करने में उसमें सहूलियत हो। खाद के लिए कि जहाँ तक बात है किसान भाई, तो 15 से 20 टन गोबर की खाद अगर खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़े तो भिंडी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप इसमें जो रिकमेंडेशन है 80 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास। जैसा कि किसान भाई जानते ही हैं कि फास्फोरस, पोटास और की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की करीब आधी मात्रा हम आधार खाद के रूप में देते हैं, और बाकी बचा हम जो नाइट्रोजन है उसको बाद में हम जितने स्प्लिट डोजेज में डालेंगे हमारी खेती के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाइयों, खेत में खाद उर्वरक मिलाकर मेड़ तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपने समतल खेत में ही बुआई कर दी तो अधिक वर्षा होने पर फसल में पीलापन आ सकता है और आपकी फसल खराब हो सकती है। इसीलिए इस समय मेड़ों पर ही भिंडी की बुआई करें। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किस्म का चुनाव, क्योंकि भिंडी में एक मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो है एलोवेन मोजैक की, पीला विषाणु जिसको कहते हैं। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि भिंडियां भी पीली हो जाती हैं। तो हमें ऐसी किस्म का चुनाव करना है जो इस
रोग से रोधी हो, और अगर एफिड जेसिड से भी रेजिस्टेंस हो तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए हमारी पूसा A4 है, वर्षा उपहार है, VRO6 है, पूसा अनामिका है। इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी आती हैं, पर जब कभी भी हम किस्म का चयन करें तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो बात आती है कि हमें कितना बीज लगेगा, तो अगर इम्प्रूव्ड वैरायटी का बीज अपन ले रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से दो अवस्थाएं हैं कि सिंचित है कि असिंचित है। तो सिंचित में बीज कम लगता है क्योंकि उसमें पौधे अच्छे बनते हैं, तो उसमें 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अगर असिंचित अवस्था है तो उसके लिए 5 से 7 किलो की। लेकिन दोनों दशाओं में अगर हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 5 किलो से कम ही बीज लगता है, 5 किलो पर्याप्त है। दूसरी जो सबसे सावधानी की बात है वो ये है कि वर्षाकालीन खास तौर से जब हम भिंडी की खेती की बात करते हैं तो बीजोपचार हमें जरूर करना चाहिए, और खास तौर से फफूंदनाशक से। तो इसमें आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। आप बीजोपचार जरूर करें। किसान भाइयों, इसमें फल बेधक कीट की समस्या इस समय अधिक होती है। इससे बचाव के लिए आप चाहें तो भिंडी की 6 से 7 लाइनों के बाद गेंदा की फसल लगा दें या खेत के चारों तरफ लगा दें। ऐसा करने से फल बेधक कीट गेंदा की फूलों पर प्रकोप करेंगे, जिससे भिंडी की फसल इन कीटों से सुरक्षित रहेगी। इसको बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं बोना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर्याप्त है। हमें किस्म के अनुसार इसकी दूरी को निर्धारित करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर। जैसी आपकी किस्म है उसके हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब बात आती है इसके खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन में पहली निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिन के अंदर होनी चाहिए। वैसे इसमें फ्लूक्लोरीन जो है 1 केजी सक्रिय मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रिकमेंडेड है, पर मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडीसाइड का जहाँ तक हो सके उपयोग ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिनको आप अगर अपनाएंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बढ़िया फसल होगी, बम्पर उत्पादन होगा, और बरसात में खासतौर से सब्जियों के रेट भी किसान भाइयों को अच्छे मिलते हैं। और अगर किस्म का चुनाव आपने सही किया है तो इसमें और दूसरी बहुत जटिलताएं नहीं रहती हैं। इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा किसी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है राहतगढ़ जिला सागर से भोला यादव ने। आप पशुओं में थनैला रोग के कारण और इसके उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भोला यादव जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि
हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में कि शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन क्या होता है लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है पशु अशांत हो जाएगी और उसका क्या होता है वो खाना पीना भी खान पान उसे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। दूध में या तो दूध का जो सामान्य दूध का जो सामान्य पहचान है रंग है वो रंग और जो उसका रूप है वो उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कि दूध या तो फटे दूध की तरह आ सकता है या फिर दूध में क्या होता है रक्त की मात्रा आ सकती, खून आ सकती है जिससे दूध लाल हो सकते हैं या फिर उससे पस का मात्रा बढ़ सकता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जिसमें कि क्या होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को थनैली हो गया है। हम इसके लिए क्या होता है जो अगर सब क्लिनिकल में स्टडी उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो गया है, जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस का मतलब हो गया। सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर का जांच है जिसमें पीएच पेपर से आसानी से पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे। क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है और उससे मेस्टाइटिस रोग थनैली जो रोग है वो पशुओं को दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए जिससे कि क्या होता है वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने वाले जो हमारे दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बाट है जो साफ जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल ले और उसके बाद है कि जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल पोटासियम परमैंगनेट घोल का इस्तेमाल करे अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है, तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन एंटीबायोटिक बहुत सारे आजकल मार्केट में उपलब्ध है जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नजदीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करे और इसका उचित और समुचित इलाज करवाए। थनैली रोग का जब इलाज किया जाए और जब उसे इंट्रामेमरी यानी कि और भी दूसरे माध्यम से अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है पशु को दुधारू पशु को तो ये जरूरी है कि उस दूध को कम से कम 48 से 72 घंटा तक डिस्कार्ड किया जाए। और जो थनैली रोग का जो दूध है उसको अपने भी क्या होता है खुद में क्या होता है उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें क्योंकि ये बीमारी के कारण इंसानों में भी बीमारी का कारण बन सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।